हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपको इस वीडियो में चतुर्थांश विचलन के बारे में बताने वाला हूँ। ये टॉपिक विचलनशीलता की मापों के अंतर्गत आता है और यह हमारे विश्वविद्यालय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय और महाराजा सुहेल देवराज विश्वविद्यालय के एमएड सेकेंड सेमेस्टर का 4th पेपर डाटा एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में शामिल किया गया है। और साथ ही साथ ये उन सभी कोर्सेज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें स्टैटिस्टिक्स को, सांख्यिकी को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। तो ये उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। और साथ ही साथ हमारी इन दोनों यूनिवर्सिटियों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ एमए एजुकेशन के जो भी विद्यार्थी होंगे उनके लिए भी ये हमारी वीडियो सीरीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। और उससे भी पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अंत तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके, ठीक है। तो आइए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चतुर्थांश विचलन, हमने विचलनशीलता का अर्थ, उनकी मापों का अर्थ समझ लिया है पिछली वीडियो में। अगर आपने न देखा हो तो पहले उसको जाके आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अधिक से अधिक चीज़ें समझ में आएंगी। तो चतुर्थांश विचलन क्या होता है? चतुर्थांश या चतुर्थांक भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है ना। क्या होता है ये? तो आइए इसका अर्थ सबसे पहले हम समझते हैं, ठीक है। तो चतुर्थांश विचलन का अर्थ आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि हमारे पास प्राप्तांकों का समूह है, कई सारे प्राप्तांक हैं और उन प्राप्तांकों को हमने एक निश्चित क्रम में लिख दिया है, मान लीजिए, ठीक है। उन प्राप्तांकों को मान लीजिए हमने असेंडिंग ऑर्डर, जिसे हम आरोही क्रम भी कहते हैं, उसमें लिख दिया, बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया है, ठीक है ना, सभी प्राप्तांकों को। अब उसके बाद से इन प्राप्तांकों को हम 4 टुकड़ों में बांटते हैं, जिसमें से सबसे पहला भाग यहाँ पर होगा, दूसरा भाग यहाँ पर होगा, तीसरा भाग यहाँ पर होगा और चौथा भाग सबसे लास्ट में होगा। तो हमने जब प्राप्तांकों के उस श्रृंखला को एक निश्चित क्रम में रखा, बढ़ते हुए क्रम में रखा या घटते हुए क्रम में रखा, बढ़ते हुए क्रम में हम अधिकतर रखते हैं। बढ़ते हुए क्रम में रखने के बाद हम उनको इस प्रकार से 4 भागों में बांटते हैं, बराबर 4 भागों में बांट देते हैं, ठीक है ना, उन सभी प्राप्तांकों को। चतुर्थांश विचलन क्या होता है? और उन सबको हम अलग अलग नाम देते हैं, ठीक है, अलग अलग नाम देते हैं, ठीक है। ये इसको हम कहेंगे, इसको कहेंगे हम Q1, ये हमारा हो गया Q1, ठीक है। और ये हो गया हमारा Q3, समझ में आ गया? ये हमारा Q3 हो गया, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको हमें Q1 से दिखाना है, ये हमारा Q3 अगर है Q3, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो अंतर होगा, ठीक है ना, इन दोनों बिंदुओं के बीच के अंतर का जो आधा होगा वही हमारा चतुर्थांश विचलन कहलाएगा। अब इन दोनों के बीच का अंतर किसके बराबर होगा? तो 2Q के, यानी चतुर्थांश विचलन के दुगुने के बराबर होगा, क्योंकि हम चतुर्थांश विचलन को Q से दिखाते हैं, ठीक है। अर्थात हमारा जो चतुर्थांश विचलन हो जाएगा वो Q3 माइनस Q1, ठीक है। और 2 को हम यदि इधर पक्षांतर करते हैं तो Q3 माइनस Q1/2, यही हमारा जो है चतुर्थांश विचलन कहलाएगा। समझ में आया ना? अर्थात हमारा चतुर्थांश विचलन, जब हम प्राप्तांकों को 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो मध्य के जो 2 भाग होते हैं उनके बीच के अंतर का आधा होता है। समझ में आया? ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। इसीलिए इसको हम अर्धांतर चतुर्थांश प्रसार कहते हैं, ठीक है। चतुर्थांश या चतुर्थांक दोनों एक ही बात है, तो इसलिए हम यहाँ पर चतुर्थांश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। अर्धांतर चतुर्थांश प्रसार, क्यों? क्योंकि अर्धांतर आधा अंतर है, अंतर का आधा किसका? चतुर्थांश प्रसार का, यानी कि तीसरे और Q3 और Q1 के बीच के अंतर का आधा है। समझ में आया?
तो आगे हम इस फार्मूले को भी देखेंगे, Q3 माइनस Q1 बटे 2, यही हमारा चतुर्थांश विचलन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम और तृतीय चतुर्थांश के बीच की दूरी को अंतर चतुर्थांश प्रसार कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस चीज़ से 2022 में प्रश्न जो है पूछा था कि प्रथम और तृतीय चतुर्थांशों के बीच की दूरी को अंतर चतुर्थांश प्रसार कहते हैं। ठीक है, और अंतर चतुर्थांश प्रसार का जो आधा होता है वो अर्ध अंतर चतुर्थांश प्रसार कहलाता है, और इसी को हम चतुर्थांश विचलन या क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया। ठीक है, आगे की चीज़ों को समझते हैं। इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश इसके बारे में कहते हैं कि चतुर्थांश विचलन प्रथम और तृतीय चतुर्थांशों के अंतर का आधा होता है। ठीक, उसी तरह गैरेट कहते हैं कि किसी आवृत्ति वितरण में 75वें और 25वें प्रतिशतांक के बीच के अंतर की आधी दूरी को चतुर्थांश विचलन या Q कहते हैं या कहलाती है। अब ये प्रतिशतांक की बात क्या है, तो प्रतिशतांक अभी चूँकि हमने नहीं पढ़ा है, फिर भी हम उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रतिशतांक हमने यहाँ पर आपको अभी समझाया कि इसको हमने Q1 लिखा और ये जो पॉइंट है वो Q3 है और ये, ठीक है। अब Q1 को आप अगर प्रतिशतांक के रूप में बदलेंगे तो ये P25 के रूप में आएगा। प्रतिशतांक के बारे में हम अगली वीडियो में इसको समझेंगे, आगे की वीडियो में, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप यहाँ के लिए इतना समझिए कि जो हमारा प्रथम चतुर्थांश है या चतुर्थांक है उसको हम P25 यानी 25वां प्रतिशतांक भी कह सकते हैं, और जो हमारा Q3 है उसको हम 75वां प्रतिशतांक भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। आप ये जान लीजिए कि प्रारंभिक बिंदु से Q1 के बीच कुल 25% प्राप्तांक आ जाते हैं, और Q3 से लेकर और इसके अंतिम सिरे के बीच भी 25% प्रतिशतांक आते हैं, और जो बाकी बचे 50% प्राप्तांक हैं वो Q1 और Q3 के बीच आते हैं। ठीक, तो ये हमने इसको एक ग्राफीय रूप में आपको समझाया, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर फॉर्मूले के द्वारा जो है चीज़ों को, जो हमारा चतुर्थांश विचलन है उसको हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। चलिए आगे समझते हैं आगे की चीज़ों को। अब हम ये समझेंगे कि चतुर्थांश विचलन की गणना हम कैसे करेंगे। तो गणना के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया और जो परिभाषाओं में आपने देखा कि चतुर्थांश विचलन को Q से प्रदर्शित करते हैं, Q बराबर Q3 माइनस Q1 और बटे 2, है ना। यानी कि Q3 और Q1 के अंतर का आधा जो है चतुर्थांश विचलन है। उसी तरह से 75वें प्रतिशतांक और 25वें प्रतिशतांक के अंतर के आधा भी चतुर्थांश विचलन कहलाता है। तो जब हम प्रतिशतांक पढ़ लेंगे तो वहाँ से भी चतुर्थांश विचलन को हम ज्ञात कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम पहले सूत्र का उपयोग करके चतुर्थांश विचलन ज्ञात करेंगे, इस सूत्र का, ठीक है। आइए अब शुरू करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से हम अवर्गीकृत समंकों का चतुर्थांश विचलन ज्ञात करते हैं। तो चतुर्थांश विचलन ज्ञात करने के लिए हमें Q1 और Q3 का मान चाहिए, यानी प्रथम चतुर्थांश कौन सा होगा और तृतीय चतुर्थांश यानी तीसरा चतुर्थांश कौन सा होगा। तो उसके लिए हम इन दिए गए सूत्रों का उपयोग करते हैं। कौन सा? n/4 प्लस 0.5वां प्राप्तांक जो आएगा वही हमारा Q1 हो जाएगा, अर्थात n/4 प्लस 0.5, ठीक है, वां प्राप्तांक, ठीक है। उसी तरह से अगर हमें Q3 का मान ज्ञात करना है, Q3 का, तो Q3 का ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 3n/4 प्लस 0.5वां प्राप्तांक, ठीक है। समझ में आया। तो वो जो प्राप्तांक हमें मिलेंगे Q1 और Q3 के मान के रूप में, उसको हम यहाँ पर दिए गए सूत्र में रखेंगे और हमारा चतुर्थांश विचलन
ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से अवर्गीकृत समंकों का चतुर्थांश विचलन ज्ञात करते हैं। यहाँ पर n क्या है, तो n कुल प्राप्तांकों की संख्या है, जितने प्राप्तांक समूह में दिए रहेंगे उनकी संख्या। आइए इस पर एक हम जो है सवाल हल करते हैं, जो कि क्वेश्चन जो है ये 2022 में आया हुआ था। ठीक, यहाँ पर हमें केवल अर्ध चतुर्थांश विस्तार ज्ञात करना है। ठीक है, चतुर्थांश विचलन ज्ञात नहीं करना है, अर्ध चतुर्थांश विस्तार, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि Q3 माइनस Q1, केवल इतनी चीज़ ज्ञात करेंगे। अगर इसका आधा कर देते हैं तो ये चतुर्थांश विचलन हो जाएगा। हमें केवल अर्ध चतुर्थांश विस्तार ज्ञात करना है इस सवाल में, यानी Q3 माइनस Q1 ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 12, 3, 9, 23, 5, 10, 19 इत्यादि करके दिया हुआ है। तो चतुर्थांश विस्तार ज्ञात करने के लिए या चतुर्थांश विचलन ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इनको आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, इन सभी आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में हम लिखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 26 और 32। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको हमने आरोही क्रम में लिख दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। कितने प्राप्तांक हैं यहाँ पर, तो कुल 14 प्राप्तांक है, यानी n का मान हमारा 14 है। अब हमने आरोही क्रम में लिखने के बाद n का मान भी ज्ञात कर लिया है। अब हम Q1 और Q3 अर्थात प्रथम चतुर्थांश Q1 और तृतीय चतुर्थांश Q3 का मान हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि कौन सा प्राप्तांक जो है आ रहे हैं। तो सबसे पहले Q1 को अगर ज्ञात करते हैं तो आप देखेंगे n/4 प्लस 0.5वां प्राप्तांक, अर्थात n का मान 14 है, 14/4 प्लस 0.5 और ये आएगा 4वां पद या प्राप्तांक, है ना। यानी कि यहाँ से 4वां पद कौन सा आएगा, आप देखिए 4वां पद आ गया। उसके बाद तृतीय चतुर्थांश यहाँ पे, ठीक है ना, तो तृतीय चतुर्थांश कौन सा है, Q3 का मान 3n/4 प्लस 0.5, तो 3n यानी 3 × 14/4 और प्लस 0.5। इसको सॉल्व करेंगे अगर आप तो 11वां प्राप्तांक आएगा, 11वां प्राप्तांक, अर्थात इधर से दाहिनी ओर से बाईं ओर गिनते वक्त गिनेंगे हम, जो चौथा प्राप्तांक और 11वां प्राप्तांक आएगा वही हमारा Q1 और Q3 का मान होगा। तो आप देखिए, आप इधर से गिनेंगे बाईं ओर से दाईं ओर, तो 9 जो आएगा वो हमारा चौथा प्राप्तांक और जो 20 आएगा वो हमारा 11वां प्राप्तांक आएगा। इधर से आप गिनिए 1, 2, 3 और ये 4, ये जो 4 है ये 4 चौथा जो हमारा पद आएगा वो 9 आएगा। इसी तरह से 11वां गिनिए, 3 तक हो गया, 4 तक हो गया ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, यानी 11वां पद 20 आ रहा है। यानी कि ये हमारा 9 जो है वो Q1 का मान है और जो 20 है वो किसका मान है, Q3 का मान है। आइए इसको हम ये ऊपर दिए गए फार्मूले में यानी कि Q3 माइनस Q1/2 में रखेंगे तो हमारा चतुर्थांश विचलन ज्ञात हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अर्ध चतुर्थांश विस्तार चूँकि ज्ञात करना है इसमें तो हम 2 से भाग नहीं देंगे। Q3 माइनस Q1, Q3 का मान हमारा आया था 20 और Q1 का मान आया था 9, और उसको जब हम यहाँ पर यहाँ पे फिल रखेंगे, पुट करेंगे ये वैल्यू, तो हमारे पास 20 माइनस 9 आएगा और जब घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 11, जो कि हमारा अर्ध चतुर्थांश विस्तार है केवल। ठीक है, अगर इसी को हमें चतुर्थांश विचलन इसी में ज्ञात करना होता तो हम क्या करते कि इसमें 2 से भाग भी दे देते। ठीक है, अगर आपको यहीं पर Q ज्ञात करना है, Q यानी चतुर्थांश विचलन अगर आपको ज्ञात करना है तो जो 11 आया है इसमें आप क्या करते, 2 से भाग दे देते। तो जब 2 से भाग देते तो आता 5.5 और यही आपका क्या हो जाता, चतुर्थांश विचलन हो जाता। तो चूंकि Q हमें नहीं पूछा है, केवल हमें अर्ध चतुर्थांश विस्तार पूछा है, जो कि 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमने अर्ध चतुर्थांश विस्तार किया और ज्ञात किया और उसी में हमने चतुर्थांश विचलन भी ज्ञात कर लिया। आइए एक और सवाल लेते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से पूर्ण रूप से अगर हमें चतुर्थांश विचलन ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। कभी कभी ये जो प्राप्तांक हमें प्रथम चतुर्थांश में
चौथा पद और 11वां पद आ रहा है, कभी कभी ये दशमलव में भी ये मान आ जाता है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे हल करेंगे? तो आइए अगला उदाहरण उसी पे है। हमारे पास उदाहरण नंबर 2 में देखिए, एक प्राप्तांक का समूह दिया गया है 9, 14, 27, 35, 3, 13, 25, 7, 12, 19, 24, 10, 15, 18 और 29। ठीक है, ये दिया हुआ है जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अब हमने बताया कि सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इन अवर्गीकृत आंकड़ों को एक क्रम में रखना है, आरोही क्रम में रखना है, बढ़ते हुए क्रम में रखना है। तो आइए हम हल करते हैं और समझते हैं कि कैसे। तो हमने इसको देखिए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में रख दिया है। ठीक है, अब इसमें कुल कितने पद हैं उसको भी आइए देख लेते हैं। तो कुल हमारे पास 15 पद यहाँ पर हैं। ठीक है, अब सबसे पहला काम हमें Q3 और Q1 का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है ना, तो आइए Q3 और Q1 का मान ज्ञात करते हैं। ठीक, Q1 का मान अगर हम निकालेंगे तो n, अभी जैसा कि मैंने सूत्र में आपको बताया, n/4 + 0.5, n/4 यानी 15/4 + 0.5 आप करेंगे तो ये आएगा 4.25। देखिए अब ये दशमलव में आ रहा है 4.25। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, ये 4.25वां प्राप्तांक कैसे आप ज्ञात करेंगे? कोई प्राप्तांक जो है चौथा और पाँचवां, अर्थात ये देखिए 4.25वां प्राप्तांक आ रहा है, अर्थात ये 4 से अधिक है और 5 से कम है। समझ में आया? ठीक है, अर्थात चौथे प्राप्तांक तक तो हम जा रहे हैं, लेकिन चौथे से आगे और पाँचवें के पहले, दोनों के बीच में जो प्राप्तांक आएगा वही हमारा प्रथम चतुर्थांश या Q1 का मान हो जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो देखिए, इसको करने के लिए हमने 4.25वां प्राप्तांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि चौथे प्राप्तांक तक तो जाएंगे, यानी कि चारवां प्राप्तांक प्लस 0.25 बच रहा है यहाँ पर, 4 + 0.25 होगा। 0.25 जब बचेगा तो ये देखिए, क्योंकि 4.25 है यानी कि 4 से अधिक है, तो हम क्या करेंगे, पाँचवें प्राप्तांक से चौथा प्राप्तांक घटा देंगे और गुणा कर देंगे 0.25 से। ठीक है, जब भी ऐसी स्थिति कहीं भी आएगी कि जो हमारा प्रथम चतुर्थांश ज्ञात करने में मान जो है वो दशमलव में आ रहा है, तो उसके एक अगले प्राप्तांक से पिछला प्राप्तांक घटाकर और दशमलव वाले मान को गुणा कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर किया गया है। ठीक है, चारवां प्राप्तांक प्लस 0.25। ठीक है, और कोष्ठ में चूँकि 0.25 है तो पाँचवां माइनस चौथा प्राप्तांक हमने लिख दिया। और जब इस प्रकार से हल करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि पाँचवा प्राप्तांक कौन सा है? पाँचवा प्राप्तांक यहाँ पर 10 है। ठीक है ना, पाँचवा प्राप्तांक क्या है यहाँ से? 10, सॉरी पाँचवा नहीं, चौथा है ना। चौथा प्राप्तांक हमारा यहाँ पे 10 है और पाँचवा प्राप्तांक यहाँ पे क्या है? ये हमारा पाँचवा प्राप्तांक है जो कि 12 है। ठीक है, अब वैल्यू इसमें हम रखते हैं, चौथा प्राप्तांक और पाँचवें प्राप्तांक की वैल्यू इस सूत्र में रखते हैं। तो आप देखेंगे चौथा 10 + 0.25 और ब्रैकेट के अंदर 12 - 10, क्योंकि पाँचवा प्राप्तांक 12 है और चौथा प्राप्तांक 10 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, और इसको जब आप सरल करेंगे तो 10.5 आएगा। ठीक, 10.5 यानी कि Q1 का मान हमारा क्या हो गया? 10.5। अब हम Q3 का मान ज्ञात करेंगे। Q3 का मान ज्ञात करने के लिए 3n/4 + 0.5। ठीक है, तो 3n, 3 गुणे n का मान 15/4 और 0.5 सॉल्व करेंगे तो 11.75वां प्राप्तांक आ रहा है, अर्थात देखिए ये 11 से अधिक है और 12 से कम है। तो 11वां प्लस, इसको किस प्रकार से लिखेंगे? तो इस प्रकार से 11वां प्राप्तांक प्लस, चूँकि 0.75 अधिक है तो 0.75 और ब्रैकेट में 12वां प्राप्तांक माइनस 11वां प्राप्तांक। क्यों ऐसा हमने लिखा? क्योंकि ये 11 से अधिक था और 12 से कम था, तो 12वें प्राप्तांक से 11वां प्राप्तांक घटाकर और उसमें 0.75 से गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये 11 से 0.75 अधिक था। ठीक, इस बात को समझ गए होंगे। और ऐसे कोई भी आएगा तो हम, कोई प्रश्न आएगा तो ऐसे ही हल करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा 12वां और 11वां प्राप्तांक कौन सा है? तो 11वां प्राप्तांक हमारा 24 है। ठीक है, ये हमारा 11वां प्राप्तांक हो गया और 12वां प्राप्तांक कितना है? 25, सॉरी ये 12वां प्राप्तांक कितना है? तो 25 है। ठीक है ना, समझ में बात आ गई? अब इसको हम रखेंगे इस जो भी हमने 11वां और 12वां प्राप्तांक का मान ज्ञात किया है उसको यहाँ पर रखेंगे, और जब आप पुट करेंगे इस मान को तो 24
प्लस 0.75 और ब्रैकेट के अंदर 25 माइनस 24, क्योंकि 12वां प्राप्तांक 25 है और 11वां प्राप्तांक 24 है। सॉल्व करेंगे 24.75 आ जाएगा, अर्थात Q3 का मान हमारा क्या आ गया 24.75। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें Q का मान अर्थात चतुर्थांश विचलन ज्ञात करना है। और Q का मान क्या होता है, Q का मान होता है Q3 माइनस Q1/2। तो हम Q3 में से Q1 घटाएंगे और 2 से भाग देंगे। हमारा Q3 का मान आया है 24.75 और माइनस Q1 का मान आया है 10.75 और बटे 2। ठीक है, उसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे जब इसको, तो आएगा 14.25/2 और आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 7.125 और यही हमारा अभिष्ट चतुर्थांश विचलन है। यानी कि जो चतुर्थांश जो क्वार्टाइल डेविएशन हम ज्ञात करना चाहते थे वही हमारा यहाँ आ चुका है 7.125। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस प्रकार से कोई भी अवर्गीकृत अनग्रुप्ड जो डाटा है उसका क्वार्टाइल डेविएशन हम इस तरह से ज्ञात करते हैं। आशा है आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लोगों तक शेयर भी करें। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।